नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं न कहीं उत्तराखंड बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर अमित शाह सीधे हर्षिल के लिए रवाना होंगे। यहां पर वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ भी भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां पर FOI आपको बता दें कि संस्थान में एक नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद देर शाम अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में हैं। बता दें आपको कि बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने लगी है और ये जो दौरा है वो काफी खास माना जा रहा है। और प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ पूरी तैयारियों को फाइनल रूप देने में जुटा हुआ है। अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जानना चाहेंगे आपसे कि 13 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह, उसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री का दौरा बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उत्तरकाशी का जो गांव है, एक गांव को जो है उसको कहा गया है कि जो उस गांव को विकसित किया गया है इस तरह से, क्योंकि जब उत्तरकाशी की हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलती है और उस गांव को एक विलेज के तौर पर, एक वाइब्रेंट विलेज के तौर पर जो है उसको विकसित किया गया है। उसी को देखने के लिए यहाँ पर गृह मंत्री आएंगे। पूरी तैयारी की जा रही है। अभी अभी हमने जब बात की थी सतपाल महाराज से, सतपाल महाराज ने भी बताया कि उनकी पूरी तैयारी की जा रही है कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या उनका दौरा रहेगा, इसकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे में उसके मद्देनजर भी क्या दौरा देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये दौरा उसके इरादे से देखा जाए कि ना देखा जाए, ये अभी असमंजस है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जा रहे हैं उत्तरकाशी और चुनाव जो है वो केदारनाथ में होने हैं। इस वजह से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उत्तरकाशी और केदारनाथ का कोई एक दूसरे से कोई अभी फिलहाल से इतना ही है कि वो उत्तराखंड के दो अलग अलग जो है वो जिले हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और देखते हैं कि वो क्या केदारनाथ की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि क्या वो केदारनाथ की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पूरे प्रदेश और देश भर में भाजपा सदस्यता अभियान लगातार चला रही है। उनका सदस्यता अभियान जोरों पर है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी सदस्यता अभियान बीजेपी एक पर्व की तरह मना रही है और अलग अलग मोर्चों पर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जगह जगह जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी पहुंचे और जसपुर के अलग अलग मोर्चों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया है। वहीं ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया है कि पिछले 2 दिन से कुमाऊं में प्रवास चल रहा है और अलग अलग समाजों में ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे हैं और उनमें जाने का निरंतर काम लगातार लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर से हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा सदस्यता दिलाई गई, जिसके बाद पहले फेज का सदस्यता कार्यक्रम 25 सितंबर को समाप्त हो गया था और अब 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरे फेज का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें सभी मोर्चे अपने अपने समाज में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर सदस्यता अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया है कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंच जाएगी। तो बता दें आपको कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो बताया ही जा रहा है कि 16 या 17 अक्टूबर को जो पीसीसी है उनके पास पहुंच जाएगी। बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव है उसको लेकर तैयारियां कांग्रेस की पूरी हो रही है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे भी किया जा रहा है और कौन सा प्रत्याशी जो केदारनाथ के लिए बेहतर होगा, किसका जनाधार ज्यादा है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक पैनलिस्ट की जो पूरी एक लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि आंतरिक सर्वे रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनके गांवों की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती है और भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है। बता दें कि कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे कि निजात पाने के लिए कई बार सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आज तक प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता तैयार नहीं है जिससे कि पलायन को रोका जा सके। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में कई हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए पर जगदीशिला तीर्थाटन समिति ने जिम्मा लिया है, जो प्रदेश के उन भूमि पर जाकर खेती करने का काम करेगी जहां से कृषि भूमि के मालिकों ने पलायन कर दिया है और ऐसे में उनकी कृषि भूमि बंजर पड़ी हुई है। पूर्व कृषि मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिनके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे कर रही है और ना ही बंजर हो चुकी कृषि भूमि की सुध ली जा रही है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी माना है कि प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, लेकिन कृषि मंत्री इस बंजर हो चुकी भूमि के लिए तेजी से हो रहे काम विकास और भूमाफिया को वजह मानते हैं और उनका कहना है कि सरकार ने हाल ही में जो भी सख्त भू कानून बनाने की बात कही है उसके जरिए ही प्रदेश की किसी भूमि को घटना से रोका जा सकता है। कालीनगर निवासी देवव्रत मलिक ने रुद्रपुर में एक कांग्रेस नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि घर बनाने के नाम पर ब्याज पर लाखों रुपए की ठगी की, जिसके चलते पीड़ित द्वारा उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। कांग्रेस नेता अर्जुन विश्वास निवासी रुद्रपुर द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए चेक और स्टैंप बनवाकर उसमें साइन करवा लिया, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से न्याय की गुहार लगाई गई। कांग्रेस नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। सत्यजीत सरकार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। तो उधम सिंह नगर का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि उधम सिंह नगर के कालीनगर निवासी देवव्रत मलिक ने रुद्रपुर के एक कांग्रेस नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए
कहा है कि घर बनाने के नाम पर ब्याज पर लाखों रुपए की ठगी की गई है, जिसके चलते पीड़ित उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से मिलकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। कांग्रेस नेता अर्जुन विश्वास निवासी रुद्रपुर दौरा जान से मारने की धमकी देते हुए 2 चेक और स्टैंप बनाकर उसमें साइन करवा लिए, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से न्याय की गुहार लगाई गई। और अब खबर चमोली से। आपको बता दें कि जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने विदेशी पर्यटकों को सफल रेस्क्यू कर लिया है और ऐसे में दरअसल थाना बद्रीनाथ द्वारा एसडीआरएफ टीम की सूचना दी गई और कुछ विदेशी पर्यटक नीलकंठ ट्रैक में फंस गए हैं। एसडीआरएफ टीम पोस्ट बद्रीनाथ से मुख्य आरक्षी राहुल थापा के नेतृत्व में मय रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ट्रैकर्स की सर्चिंग के लिए नीलकंठ ट्रैक पर अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच गहन सर्चिंग अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 विदेशी पर्यटकों को नीलकंठ ट्रैक पर ढूंढ लिया गया है, जिसके उपरांत उन्हें सकुशल बद्रीनाथ लाया गया। तो विदेशी पर्यटकों को सकुशल बद्रीनाथ लाया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। संदीप, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से सफल रेस्क्यू किया गया, कितनी मशक्कत इसके लिए करनी पड़ी, विस्तार से बताएं। से जो ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे और रात्रि होने का वे रास्ता भटक गए, तो जो थाना बद्रीनाथ है उनके द्वारा एसडीआरएफ को कॉल किया गया और उसके बाद उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे अभियान चलाया गया। कड़ी अंधेरा होने के बाद बड़ी दिक्कतों का सामना जो रेस्क्यू टीम से उसको करना पड़ा था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद जो ये विदेशी ट्रैकर थे उनको सकुशल बरामद कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह से सुझाव भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर ज्यादा भीड़ की संभावना होती है वहां पर पहले से ही फायर टेंडर्स को नियुक्त करते हैं। रुड़की के देहरादून रोड पर 2 बाइक सवार युवकों से फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में नदीम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वही मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। मौके पर पहुंची गंग नहर कोतवाली पुलिस पूरी घटना की जानकारी जुटा रही है। वही गंग नहर कोतवाली प्रभारी भी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायल युवक नदीम के परिजनों का आरोप है कि नदीम अपने एक दोस्त के साथ देर शाम अपने बाइक से रुड़की जा रहा था। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा तो सामने से 2 बाइक सवार लगभग 6 लोगों की ने उसकी बाइक को जबरदस्ती रोक लिया, जिसका विरोध करने पर एक युवक ने ताबड़तोड़ नदीम पर फायरिंग कर दी। फायर लगते ही नदीम सड़क पर जा गिरा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार फायरिंग करने वाले युवक का नाम मोबिन निवासी रामपुर बताया गया है। आनंद फानन में आसपास के लोगों द्वारा घायल नदीम को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर्स ने हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नवरात्र दुर्गा अष्टमी का दिन है और जिसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। पचवादून के धूलकोट में डॉट काली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आज मंदिर में बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, महिलाएं मंदिर में पहुंचकर मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आए। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में अमित शाह के प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी व देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग व सतर्क रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वह गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करेंगे। आज से दुर्गा पूजा की शुभारंभ हो गया है और ऐसे में आपको बता दें कि पूजा के पहले रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप के कमेटी और समस्त भक्तगण दौरा कर मां को पालकी में ट्रांजिट में बिठाकर, बता दें आपको रुद्रपुर ट्रांजिट की शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। अगली खबर का रुख करता है धर्मावला दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर एक बार फिर से जिला पंचायत बैरियर पर कार्यरत कर्मियों की गुंडाई सामने आई है। वाहन चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पंचायत बैरियर पर शुल्क वसूलने वालों ने अचानक ट्रक के सामने बैरिकेडिंग को धकेल दिया है और आमने सामने से आ रहे हैं दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। गनीमत ये रही कि जनहानि होने के बाद अभी तक सामने नहीं आई है और दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जिला पंचायत बैरियर लगा है। बैरियर पर मौजूद कर्मचारी आने जाने वाले वाहनों से जिला पंचायत शुल्क की वसूली करते हैं। ट्रक चालकों का आरोप है कि बैरियर पर शुल्क वसूलने वाले लोग अचानक से ट्रकों के आगे बैरिकेडिंग लगा देते हैं, जिस कारण आए दिन यहां पर हादसे होने का सिलसिला जारी रहता है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान के दौरान ही आपको बता दें कि वहां पर रामलीला के दौरान ही एक युवक की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कमलवा गांजा में रामलीला में चचेरे भाई ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोग और परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया भी जा रहा है कि उम्र तक उमेश नैनवाल है, उसकी जो रिश्तेदार है उसी ने, यानी कि उसके चचेरे भाई ने दिनेश नैनवाल को गोली मारी है। और बता दें आपको कि प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद का ये पूरा मामला है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।